नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, जनपद आगरा। आज हम लोग 11वीं कक्षा के भूगोल विषय के साथ उपस्थित हैं। तो 11वीं कक्षा के भूगोल विषय में हम लोग आज अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसका पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम लोग जो इसके पहले पार्ट में अध्ययन किया है उस पर थोड़ा सा एक दृष्टिपात करते हैं। तो हमने वहाँ पर सीखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं देखी थी, जिसमें निहारिका परिकल्पना से संबंधित थे लैप्लास और कांट महोदय, और इसके अलावा द्वैतारक सिद्धांत हमने वहाँ पर सीखा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था आधुनिक सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है था। और आज जो हमारे शिक्षण के मुख्य बिंदु हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल का विकास और इसकी संरचना कैसी है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और इसके साथ साथ में स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल व जलमंडल का विकास और जीवन की उत्पत्ति, यानी इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण, इसके लिए 3 अवस्थाएं जिम्मेदार हैं। जो हमारे ग्रह हैं पृथ्वी सहित इस सौर मंडल के या इस ब्रह्मांड के जो ग्रह हैं उनका निर्माण 3 अवस्थाओं में हुआ है। सबसे पहले एक नेबुला थी। नेबुला से हमने देखा था किस तरीके से तारों का निर्माण हुआ है। तो पहले हम नेबुला समझ लेते हैं। नेबुला या निहारिका क्या है? नेबुला एक्चुअली क्या है? गैस और धूल कणों का एक जो है बादल है। गैस और धूल कणों का बादल है नेबुला या निहारिका। तो उस निहारिका में जो है वो घूम रही थी और घूमते घूमते उसमें गैसीय क्रोण का निर्माण हुआ, यानी क्रोण की तरफ गैसों का जो है संघनन होना शुरू हुआ और उसके चारों तरफ जो है कुछ गैस और धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी का विकास हुआ। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस चित्र में जो है ये क्रोण का विकास हो रहा है, जो गैस से बना हुआ है मुख्यतः, और इसके चारों तरफ धूल के कण और कुछ गैसें हैं जो तस्तरी नुमा घूम रही हैं। ये प्रथम अवस्था है। और द्वितीय अवस्था की अगर बात करें तो ये तस्तरी नुमा ये घूमता हुआ जो नेबुला था, इसमें गैसीय बादल का संघनन होना शुरू हुआ। क्या हुआ? गैसीय बादल का संघनन हुआ। और चूंकि गुरुत्वाकर्षण भी उत्पन्न हो रहा था, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो इसके बाहरी आवरण में जो पदार्थ थे, जो धूल के कण थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, तो उनमें क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के कारण इन अणुओं में आपसी संयोजन होना शुरू हुआ। आपसी संयोजन मतलब इनका जो है आपस में टकराहट शुरू हुई और ये टकरा करके आपस में मिलने लगे, जिससे छोटे छोटे पिंडों की उत्पत्ति हुई, जिसको ग्रहाणु कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? ग्रहाणु कहा गया है। तो बच्चों यहाँ तक आपने ये समझा द्वितीय अवस्था में। अब देखते हैं हम लोग तीसरी अवस्था जो थी, तृतीय अवस्था, उसमें क्या हुआ? जो ये ग्रहाणु थे, जो छोटे छोटे पिंड जो आपस में टकरा करके छोटे पिंडों का जो निर्माण हुआ था, जिसको ग्रहाणु कहा गया था, अब इन ग्रहाणुओं में भी संवर्धन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये ग्रहाणु भी आपस में मिलने लगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण था ही, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु भी आपस में मिलने लगे। तो इस तरीके से मिलने से, इनके ग्रहाणुओं के मिलने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई। ऐसे सभी प्लैनेट्स हमारे सौरमंडल के इसी प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल की उत्पत्ति और इसकी संरचना का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व निहारिका यानी नेबुला के ध्वस्त होने से, क्रोण के बनने से सौरमंडल बनने की शुरुआत हुई। तो इसके ध्वस्त होने से क्रोण बना और क्रोण बनने से सौरमंडल बनने की शुरुआत हुई। और 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति हुई। हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में जो हमारा ग्रहों की उत्पत्ति था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रहों की उत्पत्ति जो है 3 प्रक्रियाओं में हुई है। तो अब इस तरीके से ये हमारे सौरमंडल की क्या हो जाती है? रचना हो जाती है। सौरमंडल कैसे बनता है? जो निहारिका थी, निहारिका के क्रोण जब ध्वस्त हुआ, तो उसके ध्वस्त होने से पूरे सौर परिवार का, उस सूर्य सहित पूरे सौर परिवार का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखिए, अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में सूर्य तो है ही है। सूर्य एक स्वयं में एक तारा है, तो सूर्य है और इसके साथ में 8 ग्रह हैं।
हालांकि पहले 9 ग्रह था, प्लूटो भी एक ग्रह था। इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने इसे 52वां ग्रह का दर्जा दिया। तो इसलिए अब ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? कुल 8। पहले 9 थे लेकिन अब 8 ग्रह रह गए। और इनके उपग्रह भी हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ऐसे ही अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे तमाम असंख्य पिंड हैं। हमारे इस सौर मंडल में छोटे छोटे तमाम असंख्य पिंड हैं। अगर इन असंख्य पिंडों की बात करें तो इसमें छोटे कुछ क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं, धूल के कण हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे बहुत सारे असंख्य पिंड हैं जिससे हमारे सौर मंडल की रचना हुई है। सौर परिवार के सीक्वेंस की बात करें तो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध। बुध के बाद में फिर शुक्र आता है, शुक्र के बाद में फिर पृथ्वी और इसके बाद फिर मंगल। फिर बीच में जो है इन क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है, क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है जिसको क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। और इससे बाहर जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर जो ग्रह 4 और रह जाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरीके से इन 8 ग्रहों का सीक्वेंस इस तरीके से है। तो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी हमारी जो है विभाजक रेखा कहलाती है, जो सूर्य से लेकर के और इस क्षुद्र ग्रह के बीच के जो 4 ग्रह हैं इनको भीतरी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? भीतरी ग्रह कहते हैं। और इस क्षुद्र ग्रह से बाहर जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन 4 ग्रहों को बाहरी ग्रह कहते हैं। अब देखिए, भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। भीतरी ग्रह को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो चट्टान और धातुओं से मिलकर बनी हुई है। तो इसी तरीके से लगभग सभी ग्रहों की जो भीतरी ग्रह हैं उनकी रचना चट्टान और सॉलिड मटेरियल से हुई है, मोस्टली जो है धातुओं से और चट्टानों से हुई है। तो इसीलिए इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इन भीतरी ग्रह को। और बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह इसलिए कहते हैं, जोवियन शब्द जो है जुपिटर यानी बृहस्पति, जुपिटर जो इसको इंग्लिश में कहते हैं, उससे बना हुआ है। और जुपिटर की जो रचना हुई है वो मुख्य रूप से गैसों से हुई है। तो इसीलिए बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। तो यहाँ देखिए पार्थिव ग्रह और ये इधर जोवियन ग्रह हमने लिया है। पार्थिव ग्रह इसलिए जो है ये पार्थिव है या सॉलिड है क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक, ये जितने भी 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह सब क्या है? सूर्य के नज़दीक हैं। सूर्य के नज़दीक हैं। सूर्य के नज़दीक होने के कारण जो है यहाँ पर गैसें संघनित नहीं हो पाई। गैसें जो थी यहाँ पर संघनित नहीं हो पाई और इस कारण जो है गैसें यहाँ से बाहर पलायन कर गई। जबकि जो जोवियन ग्रह है जो सूर्य से बाहर स्थित हैं, तो ये सूर्य से दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर गैसें जो है संघनित हो गई उसी पेटी में और उन ग्रहों पे गैसों की अधिकता पाई जाती है। दूसरी बात करें तो चूँकि सूर्य के नज़दीक है तो यहाँ पर सौर वायु या सौर ज्वालाएँ बहुत जो है प्रभावित करती हैं इन ग्रहों को। तो इसके कारण यहाँ से गैसें और धूल के कण क्या हो गए? उड़ गए। और जोवियन ग्रह इसके विपरीत है, क्योंकि यहाँ सूर्य से दूर है तो सौर ज्वालाओं का इतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है बच्चों हमारे। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ये छोटे ग्रह हैं। तो ये छोटे होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण क्या है? कमज़ोर है। गुरुत्वाकर्षण इनका कमज़ोर है, इसलिए यहाँ से गैसें बाहर चली गई हैं। और जोवियन ग्रह अपेक्षाकृत बड़े हैं। जोवियन ग्रह अपेक्षाकृत बड़े हैं, तो बड़े होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। इस कारण यहाँ पर गैसें जो है टिकी रहीं इनके वायुमंडल में, इसलिए जो है ये गैसीय अवस्था में ये ग्रह पाई जाती हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा हमारे जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो है इस पे सबसे पहले 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन महोदय ने अपना प्रकाश डाला था। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा प्रारंभ में एक ही पिंड थे। पृथ्वी और चंद्रमा शुरुआत में एक ही पिंड थे, जैसा डार्विन ने बताया था। और ये बताया था कि चूँकि वो पिंड जो है वो घूर्णन कर रहा था और घूर्णन करते करते वो पिंड जो है डंबल के आकार में बदल गया। ये आप देख रहे हैं, डंबल के आकार में बदल गया। डंबल एक ऐसी आकृति है जिसमें दोनों सिरे इसके भारी होते हैं
और बीच का हिस्सा पतला हो जाता है। तो ये डंबल की आकृति में हमारा पिंड बदल गया। पृथ्वी जो था वो घूमते घूमते एक डंबल की आकृति में बदल गया और फिर धीरे धीरे वो घूमता रहा और डंबल का एक सिरा उससे टूट करके अलग हो गया और वही टूट करके अलग हुआ पिंड जो है चंद्रमा बन गया। जो प्रशांत महासागर का गर्त है जिसमें आज पानी भर गया है वर्षा के कारण, तो उस गर्त कैसे बना, इन्होंने बताया कि उस गर्त से ही टूटा हुआ हिस्सा जो है पृथ्वी से अलग हुआ था, तो इसीलिए चंद्रमा वहाँ से अलग हो गया, इसीलिए बहुत बड़े गर्त का निर्माण हुआ जिससे आज प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। तो ऐसा जो है डार्विन महोदय का कथन है, ठीक है। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिकों ने, अब चूंकि बिग बैंग जैसे सिद्धांत ने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, तो वर्तमान वैज्ञानिक जो है समर्थन नहीं करते हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जो है एक द बिग स्प्लैट की घटना हुई, बहुत बड़े टकराव की घटना हुई। बिग स्प्लैट एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत बड़ा जो है एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया। मंगल ग्रह से भी 1 से 3 गुना बड़ा जो है ऑब्जेक्ट पृथ्वी से जब टकराया, तो उस टकराहट से जो है जो पृथ्वी का खंड अलग हुआ, तो उससे ही जो है तमाम पदार्थ बिखर गए हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से टूट करके। तो उस बड़े टकराव के कारण ही जो है इस चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से बिग स्प्लैट सिद्धांत के माध्यम से इस समस्या का भी समाधान हो जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि इस पर प्रकाश सबसे पहले 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन महोदय ने डाला था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए, प्रारंभ में पृथ्वी हमारी क्या थी? गर्म थी और वीरान थी बहुत ज़्यादा। चूँकि इसकी उत्पत्ति जो है सूर्य से हुई है, तो सूर्य से हुई है इसलिए शुरुआत में ये गर्म थी और गर्म होने के कारण वीरान भी थी। और इस पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की बहुत अधिकता थी। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे विरल गैसें बहुत भारी मात्रा में इस पर पाई गई उस समय थी शुरुआत में, प्रारंभ में। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जिसके कारण पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई, जिसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी किस तरीके से जो है इस पर स्थलमंडल का विकास हुआ, फिर वायुमंडल बना और जो है जलमंडल बना। तो ये सब ऐसी घटनाएं घटित होती गई धीरे धीरे, जिसके कारण पृथ्वी आज हमारी एक सुंदर ग्रह में तब्दील हो गई और जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ है। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडलीय छोर से लेकर के, यानी वायुमंडलीय छोर से यहाँ से लेकर के और पृथ्वी के कोण तक, यहाँ तक इसमें भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थलमंडल का विकास। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ। तो ग्रहाणुओं के संवर्धन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब इन पिंडों के संवर्धन के दौरान अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। जब ये पिंड आपस में टकरा रहे थे, संवर्धन हो रहा था, इनकी वृद्धि हो रही थी, तो बहुत व्यापक मात्रा में ऊष्मा रिलीज हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ताप जो था पृथ्वी का वो बहुत अधिक बढ़ गया। पृथ्वी का ताप अधिक बढ़ गया तो पृथ्वी का कुछ भाग द्रव अवस्था में रह गया। पृथ्वी का कुछ भाग द्रव अवस्था में रह गया, पिघले हुई अवस्था में रह गया। तापमान अधिक होने के कारण जो पदार्थ थे वो पिघले हुए रह गए, द्रव अवस्था में रह गए। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों का जन्म हुआ। अब भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थ अस्तित्व में आए और घनत्व में अंतर होने के कारण अब चूंकि 2 प्रकार के घनत्व वाले पदार्थ हो गए, भारी घनत्व वाले पदार्थ और हल्के घनत्व वाले पदार्थ। भारी घनत्व वाले पदार्थों की बात करें तो उसमें लोहा, हल्के पदार्थों में गैस वगैरह, जलवाष्प वगैरह, ये सब हल्के पदार्थ थे। तो अब ये भिन्न भिन्न घनत्व होने के कारण अब इसमें क्या हुआ, ये जो भारी पदार्थ थे वो तो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। भारी पदार्थ जो है पृथ्वी के कहाँ चले गए? केंद्र में चले गए। और जो हल्के पदार्थ थे वो सतह की ओर सतह के बाहर चले आए। तो इस तरीके से जो ये प्रक्रिया थी, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों का जो पृथक्करण हो रहा था, यानी भारी पदार्थ जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहे तो हल्के पदार्थ जो सतह की ओर आ रहे थे, तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया विभेदन की प्रक्रिया। उसको क्या कहा जाता है? विभेदन की प्रक्रिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ देखा, विभेदन की प्रक्रिया। अब जो है आगे देखते हैं कि सतह की तरफ जो पदार्थ आए हुए थे, सतह की तरफ
आए हुए पदार्थ समय के साथ ठंडे होकर ठोस रूप में बदल गए। क्योंकि पृथ्वी पर तमाम परिवर्तन हुआ तो उस समय जो सतह की तरफ पदार्थ आए थे वो ठंडे हो गए और ठोस रूप में बदल गए, और उससे भूपर्पटी का क्या हुआ, विकास हुआ। भूपर्पटी का विकास हुआ। अब इसी दौरान विभेदन का दूसरा चरण, ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो है ऐसा हो रहा था, लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुई तो चंद्रमा हमने देखा था किस तरीके से द बिग स्प्लैट की घटना हुई थी। और उस बिग स्प्लैट की घटना के समय क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा पिंड जो है पृथ्वी से टकराया था। तो जब बहुत बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया तो उस टकराहट के कारण जो है उस पृथ्वी पर तापमान में पुनः वृद्धि हुई, और इस तरीके से तापमान में पुनः वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में बंट गए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। हालांकि इस चित्र का अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, जहां पर विस्तृत चर्चा वहां पर की जाएगी। तो इस तरीके से पृथ्वी हमारी कई परतों में बंट गई, और जो पदार्थ के घनत्व थे वो पृथ्वी के अंदर जाते जाते उसके घनत्व में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से तीन परतों में, मुख्य रूप से तीन परतों में हमारी पृथ्वी बंट गई। सबसे ऊपरी परत जो थी भूपर्पटी कहलाई, और उसके बीच वाली परत जो है प्रावार या मेंटल कहलाई, और सबसे अंदर जो परत थी उसको क्रोड़ कहा गया। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी की जो है इस विभेदन प्रक्रिया के कारण जो भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों का जब वेलगाव हुआ तो उसके कारण हमारी पृथ्वी पर भूपर्पटी और स्थलमंडल का क्या हुआ, निर्माण हुआ या विकास हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। अब हम देखेंगे वायुमंडल का विकास कैसे हुआ और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, वायुमंडल के विकास से तीन अवस्थाएं जिम्मेदार हैं। वायुमंडल के विकास के लिए तीन अवस्थाएं जिम्मेदार हैं। सबसे पहली अवस्था में क्या हुआ कि सौर पवन के कारण वायुमंडलीय गैसें जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, इनका ह्रास हुआ। चूँकि हमने अभी पढ़ा है सौरमंडल में, उसमें संरचना में देखा, सौरमंडल की संरचना में, कि किस तरीके से जो भीतरी ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह हैं वो सूर्य के नज़दीक होने के कारण सौर पवन का वहाँ पर अधिक प्रभाव रहा है। तो सौर पवन के अधिक प्रभाव के कारण यहाँ से जो वायुमंडलीय गैसें थीं, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थीं, जिनको आदिकालीन गैसें कहते हैं, तो इन आदिकालीन गैसों का पृथ्वी से ह्रास हो गया। अगर रहती यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में तो फिर यहाँ पर जो है वायुमंडल, जो आज वायुमंडल की संरचना है, वैसी नहीं बन पाती। तो इसलिए इन आदिकालिक गैसों का, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का सौर पवन के कारण पृथ्वी से क्या हुआ, ह्रास हुआ। और दूसरी प्रक्रिया गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया। गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी के भीतर से गैसों का निष्कर्षण होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया दो रूपों में हुई। गैसों का पृथ्वी के अंदर से बाहर दो तरीके से आए। एक विभेदन हमने देखा था, उसमें हल्के पदार्थ जो है पृथ्वी की सतह पर आ गए थे और भारी पदार्थ केंद्र में चले गए। और दूसरी ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया और विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के अंदर से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी तमाम गैसें पृथ्वी के अंदर से बाहर वायुमंडल में पहुंची, और इसके साथ साथ में जलवाष्प भी वायुमंडल में पहुंचे। विभेदन की प्रक्रिया और ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा ये गैसें और जलवाष्प वायुमंडल में पहुंची, तो इसके कारण हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ। और तीसरी प्रक्रिया थी जैवमंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर कहाँ से, मतलब इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, आप इसको एक चित्र से समझ सकते हैं। ये देखिए, एक सूर्य है, ठीक है, और इस सूर्य से सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है, और यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं। हरे पेड़ पौधे जो है इस सौर ऊर्जा द्वारा, मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका ग्रहण करते हैं, और फिर ये जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, भोजन वगैरह बना करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से फिर ऑक्सीजन को ये वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो इस तरीके से हमारे वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हुआ। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हमारी पृथ्वी पर प्रारंभ हुई, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस में बढ़ोतरी हुई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जलमंडल की, तो जलमंडल के विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वायुमंडल का बनना
सबसे पहली प्रक्रिया थी। वायुमंडल का निर्माण हो गया। अब वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें और जलवाष्प पहुँच, अब जब जलवाष्प पहुँच गई तो जलवाष्प का वायुमंडल में क्या हुआ, संघनन हुआ। और संघनन हुआ, इसको अब जो है जलवायु विज्ञान जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे संघनन की प्रक्रिया से कैसे बादलों का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया से जो है वर्षा होने शुरू हो गई हमारी पृथ्वी पर। जब जलवाष्प पहुँच गए तो जलवाष्प का संघनन हुआ और उससे वर्षा आरंभ हुई। और वर्षा आरंभ हुई और इसके साथ साथ में जो है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने यहाँ देखा था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, अमोनिया, ये सब गैसें भी वायुमंडल में पहुँची थी। तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उस गैस के घुलने से जल में कार्बन डाइऑक्साइड जब घुलने लगा तो घुलने से तापमान में बहुत गिरावट आई, तापमान में काफ़ी गिरावट आई और इस गिरावट के परिणाम स्वरूप संघनन की दर में अधिक वृद्धि हुई। अब तापमान जितना ज़्यादा गिरता गया पृथ्वी का, संघनन की प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ती गई, जिससे वर्षा की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई। तो इस तरीके से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के गर्तों में जो गड्ढे थे, उसमें जल के भर जाने से सागरों और महासागरों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो जब सागर और महासागर उत्पन्न हो गए हमारी पृथ्वी पर तो जलमंडल भी बन गया। इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल और जलमंडल का विकास हुआ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सर्वप्रथम जटिल जैव कार्बनिक अणुओं का विकास और समूहन हुआ। पृथ्वी पर जो है रासायनिक रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए, प्रतिक्रिया हुई केमिकल, और उसके कारण पृथ्वी पर जटिल जैव कार्बनिक अणुओं का विकास और समूहन हुआ। और ये विकास और समूहन की प्रक्रिया बार बार होती रही, इसका दोहराव हुआ और इस दोहराव होने के कारण जो पृथ्वी के निर्जीव पदार्थ थे वो भी सजीव तत्व में बदल गए, परिवर्तित हो गए। ये पता कैसे चला, तो ये जो चट्टान है, चट्टान जो पुराने चट्टान हमारे पृथ्वी पर, उन चट्टानों में जो जीवाश्म पाए गए, जीवाश्म मतलब जो उसके फॉसिल्स हैं, जो जीव जंतु जो चट्टानों में दबे हुए थे, तो उन जीवाश्मों का जब अन्वेषण किया वैज्ञानिकों ने तो ये पता चला कि पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व साधारण संरचना वाले शैवाल के रूप में हुआ। सबसे पहले साधारण संरचना वाले शैवाल का आविर्भाव हुआ पृथ्वी पर, और ये कालांतर में, और ये शैवाल आज के आधुनिक मानव तक विकसित हुए। भाई शैवाल से हमारे मानव विकास की जो कार्यक्रम शुरू हुआ, विकास का जो काल शुरू हुआ शैवाल से, वो आज के आधुनिक मानव तक इस तरीके से विकसित हुआ। और इस विकास के क्रम को हम पूरा एक भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के माध्यम से समझ सकते हैं। उसको हम यहाँ पे ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, इसको हम इयॉन, महाकल्प, कल्प और युग इसमें बांट सकते हैं। इयॉन जो कि सबसे बड़ा पीरियड है, ठीक है, और इसके बाद महाकल्प है, कल्प है और युग है। तो इसकी हम कुछ विशेषताओं की बात करेंगे और इसमें कुछ जो कल्प हैं और महाकल्प हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो उसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो उसके बाद फिर शुरू होता है प्री कैम्ब्रियन का युग, पूर्व कैम्ब्रियन का युग। पूर्व कैम्ब्रियन के युग से प्रारंभ होता है शैवाल की उत्पत्ति, और उसके बाद जो कल्प आता है, महाकल्प आता है, ये इयॉन में आता है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय है ये इयॉन में आता है, ये बहुत लंबा समय है, ठीक है। और इसके बाद में प्री कैम्ब्रियन युग आता है और फिर पुराजीव महाकल्प आता है। पुराजीव महाकल्प में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जो है कल्प आते हैं। महाकल्प क्या है, पुराजीव, और इस पुराजीव महाकल्प का 6 कल्प हैं। और इसमें सबसे मुख्य विशेषता जो है, स्थल पर जीवन का विकास प्रारंभ हुआ कब, पुराजीव काल में, पुराजीव महाकल्प में। फिर इसके बाद मध्यजीवी महाकल्प आता है और इसके 3 कल्प हैं, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक कल्प की बात करें तो इसमें मेढक और समुद्री कछुआ आए, और जुरैसिक ये डायनासोर का युग था। जुरैसिक कल्प में डायनासोर पृथ्वी पर प्रकट हुए, और क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए। इसी समय पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी क्रिया भी संपन्न हुई। और इसके बाद नवजीवन महाकल्प आता है। इसको 2 कल्प में बांटा जा सकता है, तृतीय और चतुर्थ कल्प। तृतीय कल्प
को पुनः जो है 1 2 3 4 5 युग में बांटा गया है। और ये 5 युग हैं पुरानूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन और अतिनूतन। ठीक। और इसके बाद में चतुर्थ कल्प को 2 युग में बांटा जा सकता है, अत्यंत नूतन युग और अभिनव युग। तो अब यहाँ पर जो सबसे प्रमुख विशेषता है, अतिनूतन में आरंभिक मानव के पूर्वज पृथ्वी पर प्रकट हुए। जो आरंभिक मानव, जो आदि मानव थे, उनके पूर्वज कब आए? अतिनूतन काल में पूर्वज इसके उत्पन्न हुए। और अत्यंत नूतन युग में जो है आदि मानव आए। और अभिनव युग में जो आज का मानव है, आधुनिक मानव है, यानी जो अभी जो समय चल रहा है वो क्या है? अभिनव युग चल रहा है। और इस अभिनव युग में आज का वर्तमान मानव, आधुनिक मानव इस समय है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारे जो है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को बहुत संक्षेप में समझने का प्रयास किया। तो इस तरीके से अब हम लोग समापन की तरफ चलते हैं। समापन से पूर्व हम लोग देख लेते हैं अब तक दोनों खंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पाठ का सारांश यहाँ पर देखते हैं। हमने पहले पार्ट में आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, और आधुनिक सिद्धांत जो बिग बैंग सिद्धांत था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, इसका अध्ययन किया। और तारों का निर्माण वहीं पर अध्ययन किया था। और इस खंड में हम लोगों ने ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल के विकास और इसकी संरचना का अध्ययन किया, चंद्रमा की उत्पत्ति का अध्ययन किया, और साथ में पृथ्वी का उद्भव और स्थल मंडल का विकास, इसका भी अध्ययन किया, और वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ, और अंत में हम लोगों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। तो बच्चों अब बारी आती है आप लोगों को गृह कार्य करने की। तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उस पर हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसे हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है, भीतरी व बाहरी ग्रहों के मध्य पाई जाने वाली पट्टी का नाम बताइए। हमने बताया था एक चित्र बना करके, तो आप देखिए वहाँ पर उस पट्टी का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न है, विभेदन की प्रक्रिया समझाइए। विभेदन की प्रक्रिया आपको समझाना है। और प्रश्न नंबर 3 है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। बहुत विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है। और प्रश्न 4 है, वायुमंडल के विकास की अवस्थाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये लगभग 150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं विकास की वायुमंडल के, उस पर आपको संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो इस तरीके से ये आपका पाठ यहीं पर पूर्ण हो जाता है। तो इसके साथ ही आप लोग दीक्षा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़ते रहिए ऑनलाइन।